जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, एनडीए 1 2025 और सीडीएस 1 2025 का जो फ्री बैच ग्राउंड जीरो की टीम ने स्टार्ट किया है, आज उसी की क्लास 3 है। मैंने जो है बेटा जीएस का जो पॉलिटी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, उसी में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट किया था कल। तो आज मैं उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आगे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कल हमने पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड डेन्स ये पढ़ लिए थे। ब्रिटिशर्स के बारे में आज से हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, सबसे पहले आपको यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये थर्ड नंबर पे थर्ड यूरोपियंस थे जो भारत आए, एंड दे केम इन 1608। पर आप ध्यान दें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1599। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो लंदन के कुछ व्यापारी थे, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के एक कंपनी एस्टैब्लिश करी, इन्वेस्टमेंट्स करे, और कंपनी ने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि हम इनफैक्ट ब्रिटेन के ईस्ट में, ध्यान देना मैं नोट करके बता रहा हूं यहां पे, मानो दिस इज ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के ईस्ट में, ब्रिटेन के ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन मांगी। और परमिशन भी कैसी मांगी, मोनोपोली। और मोनोपोली का मतलब क्या होता है, कोई और कंपनी ब्रिटेन से ब्रिटेन के ईस्ट में ट्रेड नहीं करेगी। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया और उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया चार्टर एक्ट। और ये 15 साल की लीज पर ब्रिटेन के ईस्ट में भारत में भी ट्रेड करने के लिए आ गए। तो इनकी तरफ से जो पहला अधिकारी भारत आया था वो 1608 में आया था, और उस पहले अधिकारी का नाम क्या था, तो आप नोट कर सकते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, अब कैप्टन विलियम हॉकिंस जब भारत आए, उस समय भारत में मुगल एम्परर जहांगीर का राज था। हॉकिंस ने जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए कॉन्वर्सेशन किया उर्दू में, सोचो उर्दू सीखी होगी, प्रभावित करने की कोशिश करी, लेकिन जहांगीर ने अलाउ नहीं करा। हालांकि जहांगीर ने बोला कि आप यहां पर कुछ मनसब्स मेरे से आप लेकर के यहां रहिए। तो हॉकिंस यहीं रहे काफी टाइम तक। फिर इन्होंने 1610 और 11 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अरेबियन सी कैप्चर कर ली, अरेबियन सी पर कब्जा कर लिया। कैसे, बाय डिफीटिंग पोर्चुगीज। पी माने पोर्चुगीज को डिफीट करके उन्होंने अरेबियन सी को कैप्चर कर लिया। उससे क्या हुआ, आप सोचें, अरेबियन सी पर स्टार्टिंग में पहले डोमिनेंस था अरब्स का, उसके बाद डोमिनेंसी हुई पोर्चुगीज की ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अरेबियन सी को कैप्चर कर लिया। फाइनली इट वॉज इन 1613, देखो यहां लिखा है 1613 में सर थॉमस रो, एक और ये सेकंड ऑफिसर थे, ध्यान रखना, सेकंड ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेकंड ऑफिसर, जिन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगने में कामयाबी हासिल करी। तो जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को जो फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी वो सर थॉमस रो के टाइम पीरियड में 1613 में। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करी सूरत में, पर ये एक्चुअली में ऑपरेट हुई थी 1615 में। और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड, जो मार्केट है, जो सेटलमेंट्स हैं, जो कॉलोनियल रूल है, धीरे धीरे स्टार्ट होता चला जाता है। 1616 में मसूलीपट्टनम, 1633 में हरिपुर, बालासोर, ये भारत के हर जगहों पर स्प्रेड होते चले जाते हैं। कंपनी के द्वारा ही बिल्ड किया जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। उसके बाद बॉम्बे, ये बॉम्बे जो है सालसे आइलैंड पर है, और इसी बॉम्बे को एस्टैब्लिश किया था गेराल्ड ओंगियार के द्वारा 1668। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, 3 गांव, एक सूतनती, कालीकत और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिला करके ही यहां पर एस्टैब्लिश हुआ कलकत्ता। तो सिटी ऑफ कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश बाय दीज 3 विलेज, और इसको एस्टैब्लिश किया था जॉब चेनॉक ने। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए ब्रिटिशर्स के बारे में।
तो मैंने आपको बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे बनी थी, 1599 में स्टार्ट हुआ, 1600 में कंपनी एस्टैब्लिश हो गई और फिर ब्रिटेन के ईस्ट में मोनोपोली लेकर के ट्रेड करने के लिए भारत में आए, एक एग्रीमेंट बनवा के जिसको बोला गया चार्टर एक्ट। एंड देन द फर्स्ट ऑफिसर हु केम इन इंडिया, जो भारत में पहले आया, वो कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर के टाइम पीरियड में परमिशन नहीं मिली, फिर इन्होंने 1610 और 11 के बीच में अरेबियन सी को कैप्चर करा, फिर सेकंड ऑफिसर आया सर थॉमस रो, 1613 में परमिशन मिल गई, 15 में इनकी फैक्ट्री ओपन हो गई। और ये आपके कुछ फैक्ट्स मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताए। तो बच्चों देखो यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब आगे क्या हुआ, आगे की कहानी समझते हैं। देखो 1615 से 1757 के बीच में, इस टाइम पीरियड ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 150 ईयर्स का करीब करीब टाइम है। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था बेटा। क्या कर लिया था? इंक्रीज। जगह जगह अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर ली थी, फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर लिया था, अपने रूट्स को मजबूत करने लग गई थी, रूट्स जो है स्ट्रांग हो चुके थे इनके। इन्हीं 1615 और 1757 के टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने उस चार्टर एक्ट को भी इन्होंने रिन्यू ये लगातार कराते रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी हर चार्टर एक्ट को रिन्यू करते हुए इन्होंने अपनी पावर को भी इलेबोरेट किया। जैसे स्टार्टिंग में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन मांगने आए थे कि ट्रेड करने की परमिशन दो, आर्म्स एंड एमुनिशंस ले जाने की परमिशन दो, जो सोल्जर्स हैं वो ले जाने की परमिशन दो, अपने फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन किलाबंदी करने की परमिशन दो। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें चल रही थी। इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड के मैंने 4 पॉइंट्स लिखे। 5वां पॉइंट क्या है? इन्होंने अपनी जो म्यूचुअल राइवलरी, जो इनकी म्यूचुअल राइवलरी चल रही थी, क्योंकि भारत में पोर्चुगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, तो ये 5 यूरोपियंस भारत में, दोनों एक दूसरे के राइवल, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसी दौरान ये इन्होंने अपनी म्यूचुअल राइवलरी भी जारी रखी और कोशिश करी भारत की मार्केट को, कॉलोनियल रूल को स्प्रेड करने की और अपने इंटरेस्ट को बचाए रखने की। अब ऐसा अचानक से क्या हुआ कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मेरली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, अचानक से उसको एक भारत की टेरिटरी पर रूल करने का मौका मिला। अब उस कहानी को आप अच्छे से समझना, अब मैं जो बताने वाला हूं। आई थिंक सो ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर है। देखो क्या हुआ, जब मुगल एम्परर औरंगजेब मरा, विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब कब मरा मैं अलग से यहां बता देता हूं। औरंगजेब की जो डेथ है 1707 में हुई, औरंगजेब डाइड, ठीक है। औरंगजेब की डेथ होते ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। तो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके डिक्लाइन होने की वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल्स स्टार्टेड। तो जब मुगलों का डिक्लाइन हुआ तो भारत में प्रोविंशियल, इसका रिजल्ट क्या निकला? भारत में बने प्रोविंशियल किंगडम्स, प्रोविंशियल किंगडम्स दिखाई दे रहा है आपको वहां तक? ठीक है। प्रोविंशियल किंगडम्स में बनने वाले थे, जैसे बंगाल अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अवध सेपरेट होने लग गया, मराठा की पावर, मराठा एम्पायर अलग चली रहा था, ऐसे ही निजाम, ठीक है, मैसूर। तो ऐसे ही कई सारे प्रोविंशियल किंगडम्स के जो है स्थापना होने लग गई थी। अब हुआ क्या, बंगाल का, बंगाल के बारे में बता देता हूं। बंगाल का ये हिस्ट्री का पार्ट है। बंगाल का फर्स्ट नवाब था मुर्शीद कुली खां। आगे चल करके ये मैं बात कर रहा हूं 1756 की। 1756 में बंगाल का जो नवाब था वो था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां 1756 में मर गए, अपने जो है एज के अकॉर्डिंगली उनका जो है देहांत हुआ। जब अली वर्दी खां मरे
तो अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपनी लड़की के बेटे यानी कि अपने दोते को या अपने नाती को, जो भी आप कहें, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको बना दिया बंगाल का नवाब। ऑब्वियस सी बात है कि राजा महाराजाओं के शासन में राजा का बेटा ही राजा के रिश्तेदार में ही कोई अगला राजा बनता था। तो बंगाल का नवाब बना बेटा कौन? तो आप लिख सकते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 में एक लड़ाई हुई थी जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासे से। सिराजुद्दौला के संग ये लड़ाई कैसे लड़ी उसकी भी कहानी इतिहास में आपने सुनी होगी कि सिराजुद्दौला ने इनकी कुछ फैक्ट्रीज जो इसके बंगाल में कासिम बाजार वगैरह एरिया में थी, उन फैक्ट्रीज को सिराजुद्दौला ने तुड़वा दिया। सिराजुद्दौला ने इनको ये मैसेज दिया था कि भाई आप अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन ना करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ सुना नहीं। तो ऐसे में सिराजुद्दौला के द्वारा जब ये फैक्ट्रीज इनकी डिमोलिश की गई, फोर्टिफिकेशन तोड़ा गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, मद्रास से अपने एक क्लर्क को भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल जाता है और वहाँ की सिचुएशन का पूरा रिसर्च करता है, मुआयना करता है और देखता है कि सिराजुद्दौला के दरबार में ही रहने वाले कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो सत्ता के लालच में आके अपने ही नवाब, अपने ही राजा सिराजुद्दौला के खिलाफ जा सकते हैं। तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी करी, सिराजुद्दौला के ही साथियों को उससे तोड़ दिया, जिसमें नाम आता है मीर जाफर, मीर कासिम, जगत सेठ, मानिकचंद एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी बाय रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बहुत चतुराई से उसी कॉन्स्पिरेसी में सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ प्लासे, और इस 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो बंगाल पर अब रूल किसका हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1757 आप कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर आगे चल करके एक और टर्निंग पॉइंट आया। यह ध्यान रखना कि इस बंगाल को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफी सारा पैसा आ गया है ना। अभी तक तो सिर्फ दुकानें खोली हुई थी, अचानक से पूरा राज्य इनको मिल गया, एक टेरिटरी अब इनको रूल करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आगे चल करके फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह बक्सर का युद्ध की भी कहानी है। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, जो उस समय के मुगल एम्परर थे शाह आलम II और अवध का एक नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला, इन दोनों के साथ मीर कासिम ने एक अलायंस बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और इस अलायंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोड़ दिया। तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस कौन, शाह आलम II, शाह आलम II प्लस सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम, इन तीनों को हरा दिया। और इन तीनों को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में एक ट्रीटी करी, और ये देखो मैंने लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज अ ट्रेडिंग बॉडी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा इन 1765। कैसे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शाह आलम II मुगल एम्परर को हराया, तो जो वो मुगल एम्परर है वो हार गए, तो उनको अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन पर भेज दिया और उनसे ये लिखवा लिया कि जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वहां से टैक्स कलेक्ट करना, दीवानी माने टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी। ठीक है, सुजाउद्दौला जो नवाब थे अवध के, उनको भी हरा दिया, तो एक तो उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और वहां पर भी एक प्रकार से डुअल गवर्नमेंट इनके द्वारा स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखो मैंने क्या लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड इट्स पावर एंड मेनी एरियाज ऑफ इंडिया केम अंडर इट्स कंट्रोल। ऑब्वियस ही बात है, अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, बंगाल से बिहार, उड़ीसा और धीरे धीरे बहुत सारी टेरिटरीज इन्होंने ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी। एंड देन लेटर ऑन आपको पता होगा 1857 तक इन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पर, भाई इन्होंने क्या क्या करा, देखो पहली चीज अलग से मैं यहां मेंशन कर रहा हूं,
बंगाल 1757 में ये खा गए, अवध को ये 1764 में खा गए, मराठों के संग इन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी और फाइनली 1818 में मराठास भी खत्म, निजाम ने सरेंडर कर दिया था बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे, और जो मैसूर था, मैसूर के साथ इनको 4 लड़ाइयां लड़नी पड़ी और 1799 में जाकर के मैसूर को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये जो मैंने यहां बताया ये उसी लाइन का एक्सप्लेनेशन है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड इट्स पावर एंड मैनी एरियाज ऑफ इंडिया केम अंडर इट्स कंट्रोल। क्लियर हुआ? अच्छा, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट ने कहानी थोड़ी चेंज कर दी। इस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन टुक कंट्रोल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो 1858 में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद इंडियाज कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस obliged द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्लोली ट्रांसफर द पावर्स इन इंडियन हैंड्स फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब ये अचानक नहीं हुआ, ध्यान देना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, रूल स्टार्ट हुआ 1757 से, तो 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया और 1857 के बाद यहां से फिर रूल स्टार्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का। तो 1857, देखो यहां अलग से नीचे लिख देता हूं, ठीक है, एक डिफरेंट पेन से। पहली चीज 1608 से 1757 ये कहानी अलग है। दूसरा 1757 से 1857 ये आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। क्लियर है? और फिर तीसरा 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का रूल हो रहा भारत में। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब जब ब्रिटिश क्राउन ने यहां पर रूल किया, उसी दौरान ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में कुछ प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए। ध्यान देना, क्या किए गए? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। देखो ये है, देखो एक लाइन में यहां लिख देता हूं। देयर वर मैनी डेवलपमेंट्स प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की आजादी और संविधान सभा के बनने से पहले बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। कई सारे रिफॉर्मेटरी एक्ट्स वर ब्रॉट, कई सारे अधिनियम कानून लाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्होंने फाउंडेशंस डाली आज के इंस्टीट्यूशंस की। तो वो यहां पर एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया। देखो, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये? इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर जो 1773 लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन 1858 में आ गई थी और ये सारे एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान के हैं। तो 1773, 1784, 1813, 1833, 1853 एंड सो ऑन 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने भले ही भारत को संभालना शुरू करा यहां से, ध्यान देना मैंने क्या बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 1858 से, बट 1858 के भी पहले से ही ब्रिटिश क्राउन ने एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। तो यहां से ये रेगुलेटिंग एक्ट का नाम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्ट ने भारत के संविधान के बीज बोए। दोबारा सुनना, मैं आपको एक ब्रीफ कर रहा हूं, ठीक है? इस कहानी पे दोबारा आ जाओ। मैंने क्या बोला? प्लासे के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया। कैसे? कहानी बता दी। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर अवध के नवाब और मीर कासिम को हरा दिया। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, उसको टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा।
और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड करने लगी अपनी पावर्स को और काफी सारे एरियाज इंडिया के उनके कंट्रोल में आ गए। उसका एग्जाम्पल मैंने यहां दे दिया कि कैसे कैसे ये टेरिटरीज इन्होंने ऑक्यूपाई करी। क्लियर है? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हुआ 1857। कब हुआ? 1857। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? 1757 और 1764 की लड़ाई के बाद 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब बोल दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी एक्टिविटीज पर कीन ऑब्जर्वेशन रखेंगे, नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कुछ यहां पर लॉज पास किए, जैसे पहला, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। उस समय जो गवर्नर थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया। एक काउंसिल बनाई गई 4 सदस्यों की। तो इस तरह के कुछ लॉज पास किए गए 1773 में। और आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए हैं, हम आज भी फॉलो करते हैं। तो एक प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो 1773 में डली बेटा। अगर कोई आपसे पूछे भारत के संविधान की नींव कब डली, तो भारत के संविधान की जो नींव है, बेस है, फाउंडेशन है, वो 1773 में डला। ठीक है? और फिर ग्रेजुअली समय के साथ साथ 1784, 1813, 33, 1853 समय समय पर और भी एक्ट्स पास होते चले गए। और जैसे जैसे ये एक्सपैंड कर रहे थे, टेरिटरीज बढ़ रही थी, तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करे। वही रिफॉर्म्स आपको हिस्ट्री में पढ़ने पड़ते हैं टिल 1947। यहां मैंने आपको सिर्फ उसकी एक झलक दी है। ये सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने का, ध्यान रखना, बहुत कुछ है पढ़ने का। यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई बेटा? चलो अब देखो क्या हुआ, वापस यहां आते हैं। तो यहां मेंशन मैंने कर दिया है, इंडिया का जो कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा था भारत की आजादी के लिए, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को विवश कर दिया कि वो धीरे धीरे ट्रांसफर कर दे पावर को भारतीयों के हाथों में। ठीक है? और जब इंडियंस ने रियलाइज किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया कैसे गवर्न होगा, तो क्वेश्चन आया, भाई देखो, अगर भारत के हाथों में, भारतीयों के हाथों में पावर देनी है, अगर ब्रिटिशर्स यहां से जा रहे हैं, अगर ब्रिटिशर्स को यहां से जाना है और इंडियंस को पावर सौंपनी है, तो क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, भाई संविधान चाहिए हमें। तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, किसी भी कंट्री के लोगों को गवर्न करने के लिए हमें एक संविधान चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स यहां से जा रहे हैं तो इस कंट्री को गवर्न करने के लिए, पब्लिक को गवर्न करने के लिए हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ठीक है? देन मैंने यहां पर मेंशन करा है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स, ये कुछ नहीं, यहां जो मैंने लिखा है मैनी डेवलपमेंट्स, तो वो डेवलपमेंट के एग्जाम्पल है बेटा ये, कि बायकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, है ना। ये सब चीजें उन एक्ट्स में बात कही गई हैं, उन एक्ट्स में 1919, 1935 में ये सब चीजें होने लग गई थी, ये दोनों चीजें। ठीक है ना? तो ये उसी का एग्जाम्पल है इस लाइन का। तो आई थिंक सो आपको ये भी क्लियर हो गया। और अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। तो देखो आप ध्यान रखें, मैंने आपको जो बोला कि भारत में, मैं अलग से बता रहा हूं, पोर्चुगीज, उनके बाद डच, उनके बाद ब्रिटिशर्स, उनके बाद डेन्स, उनके बाद फ्रेंच, ये लोग आए। और ये आए ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करते करते भारत के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर किया, एक दूसरे के बिजनेस मार्केट में भी इंटरफेयर किया। और फाइनली जो भारत में रूल किया गया वो ब्रिटिशर्स के द्वारा। और फिर ब्रिटिशर्स ने यहां आकर के क्या किया वो मैंने बताया, 1608 से 1757 तक, और फिर 1757 से 1857 तक की कहानी, और फिर 1857 के बाद 1947 तक कौन आ गया, ये मैंने आपको क्लियर करा। तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है?
कौन कौन यूरोपियंस भारत आए, कब आए, पहला गवर्नर, पहला ऑफिसर, पहला अधिकारी, पहली फैक्ट्री कहां खोली, इन्होंने यहां पर कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, अपने मिचल राइवल्स के संग कौन सी लड़ाई लड़ी, भारतीयों के संग अगर कोई लड़ाई लड़ी किसी राजा के संग तो वो कौन सी लड़ाई लड़ी, और यहां पर उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। और ये पढ़ते पढ़ते फिर आप ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने 1757, कब से बेटा, 1757 से स्टार्ट किया अपना रूल, और रूल करते करते धीरे धीरे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और फिर यहां पे कुछ रिफॉर्म्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए। ये कौन सा डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। भारत का संविधान बनने से पहले संवैधानिक विकास हुआ, वो हमने पढ़ा एक्ट्स में, ठीक है ना। और फिर फाइनली भारत का संविधान अब कैसे बनेगा, ये तो वो एक्ट्स हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो यहां खत्म होता है, लेकिन इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान कैसे बना। ये तो सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने बताया कि कैसे यूरोपियंस आए और कैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हुए, 1773 से कैसे शुरू हुए। अब हम पढ़ेंगे कागजी कार्रवाई कल की क्लास में, पेपर वर्क, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत का संविधान बनना शुरू हुआ 1946 और वो कैसे कहानी शुरू हुई वो हम पूरी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये जो मैं आपको मैटर पढ़ा चुका हूं इनके क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे सो दैट हमें आइडिया लगे कि भाई हम जो ये सब पढ़ रहे हैं इसको लेकर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैं बहुत मॉडरेट क्वेश्चन से लेकर थोड़े से इजी क्वेश्चन से लेकर बेसिक क्वेश्चन से लेकर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्लासेस हमने स्टार्ट करी है पॉलिटी की क्लास में आपको काफी मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, इजी लैंग्वेज में लेमन भाषा में समझा रहा हूं। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑनलाइन क्लासेस में आपके डाउट्स हो जाएं और बहुत कुछ आपको मैं डिटेल में क्लियर करूं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम आपको और बेहतर दें जिससे आपकी प्रिपरेशन वहीं रहकर हो सके। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है, टिल देन जय हिंद बच्चों।